नमस्कार। मैं शोभित वर्मा अपने इस प्लेटफॉर्म द एमबीबीएस प्लैनेट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं, जिससे कि आप ये समझ पाएँ कि वीडियो को पूरा देखना आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 18 जुलाई की नीट की हियरिंग के रिलेटेड कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कोर्ट के कोटेशंस, जो बोला गया है कि डेटा पब्लिश करने को एनटीए का आदेश दिया गया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, उस डेटा से क्या हम स्टेट मेरिट लिस्ट, स्टेट रैंकिंग और कट ऑफ का आइडिया लगा पाएंगे, मेजर स्टेट्स का, ऑल इंडिया कोटा का कट ऑफ का, दिल्ली के कट ऑफ का। इस पे डिस्कशन करेंगे हम सेकंड पार्ट में। और फर्स्ट पार्ट में रीनीट की पॉसिबिलिटीज जो कि बढ़ते हुए दिख रही हैं या कुछ लोगों को घटते हुए दिख रही हैं, जो भी आप लोग सोच रहे हैं, तो कुछ बहुत ही टेक्निकल पॉइंट्स पूरी हियरिंग का मैंने एनालिसिस किया। 18 को हियरिंग हुई थी, कल 19 को मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। पूरा रिसर्च करने के बाद में एक बहुत प्रॉपर वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूं। पूरी हियरिंग के दोबारा पॉइंटर्स सुनने के बाद में, रिटन पॉइंटर्स को देखने के बाद में, जो सेंट्रल रोटेशन है पूरे टॉपिक का, जो सेंट्रल डिस्कशन है, वो 3 आर्ग्यूमेंट के पीछे घूमता है, जो कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी दिखाया था। अगर आपने इस वीडियो को देखा हो हमारे चैनल पे रीनीट के डिस्कशन को लेके, तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए थे, जो कि लैंडमार्क जजमेंट था 2015 का रीनीट के एग्जाम का। उसको एक बेंचमार्क मानते हुए, यानी कि उसको एक स्टैंडर्ड मानते हुए, वहां पे ये बोला गया था कि अगर ये 3 क्राइटेरिया, आपको मैंने प्रॉपर एनालिसिस करके लास्ट टाइम बताया था कि रीनीट और नो रीनीट के जो फैक्टर्स हैं वो क्या क्या हैं, किन किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। तो एग्जैक्टली वही पॉइंट्स कल की हियरिंग में भी हमें प्रूव होते हुए दिखे। और ये पॉइंटर जो था सबसे इंपॉर्टेंट था पूरी हियरिंग को लेके, जो कि माननीय चीफ जस्टिस ने नरेंद्र हुड्डा जी, जो कि रीनीट के पिटिशनर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जब हुड्डा जी ने ये बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ अनटेंटेड इज नॉट पॉसिबल, यानी कि वो बच्चे जिनको पेपर लीक का बेनिफिट हुआ है उनको सेपरेट निकालना पॉसिबल नहीं है। तो माननीय चीफ जस्टिस ने बोला, कॉन्सेप्चुअली इफ यू कैन स्टैब्लिश दैट देन द होल एग्जाम विल गो, यानी कि रीनीट की पॉसिबिलिटी को माननीय चीफ जस्टिस ने खुद अपने मुख से बताया है कि अगर ये स्टैब्लिश किया जा सके, कॉन्सेप्चुअली, प्रूफ वाइज भी नहीं, कॉन्सेप्चुअली भी ये अगर स्टैब्लिश किया जा सके, तो क्या हो सकता है वो कॉन्सेप्ट, क्या लीगल टेक्निकलिटीज हैं, जिससे कि हम 18 जुलाई की हियरिंग को पूरा समझ पाएं। और 22 जुलाई को जो हियरिंग होगी, जैसे कल बीच में बहुत पैनिक हो गया था हियरिंग के समय पे, तो आप उस समय पे समझ पाएं। इस लिहाज से ये वीडियो देखना, लीगल टेक्निकलिटीज को समझना और कल की हियरिंग की समरी को समझना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं, एक एक चीज को आराम आराम से डिस्कस करेंगे। काउंसलिंग को लेके भी टिप्पणी दी गई है कि 24 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकती है, और वहां पे सॉलिसिटर जनरल साहब ने भी बोला कि काउंसलिंग 2 से 3 महीने चलती है, तो आप लोगों को काउंसलिंग से रिलेटेड भी चीजों के लिए परेशान नहीं होना है। प्लेटफॉर्म को जरूर फॉलो करना है, भले ही आपने कहीं और पे पेड काउंसलिंग भी ज्वाइन की हो, तब भी इस प्लेटफॉर्म को फॉलो करना आपके लिए मस्ट है, क्योंकि डेटा एनालिसिस आपको बस इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। तो एक एक पॉइंटर पे शुरू करेंगे। जब कल की हियरिंग की शुरुआत हुई, तो वहां पे आपने देखा कि बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ। पहले यह बात हुई कि जो स्टार्टिंग के ऊपर के 1,08,000 बच्चे हैं, जिनको टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट सीट पे अधिकार मिलता है, 1,08,000 के आसपास जो भी सीट्स हैं, तो उस पर डिस्कशन होना चाहिए। तो पहली बात तो वो पॉइंटर वैलिड ज़्यादा इसलिए मुझे नहीं लगा, क्योंकि रिजर्वेशन सिस्टम के हिसाब से, और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के डेटा को देखें, तो बहुत सारे रैंक जो 1,08,000 के पार में होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में जो एडमिशन होते हैं वो भी उस रैंक के बियॉन्ड होते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत पहले भी हमेशा रीनीट से रिलेटेड अपनी वीडियोस में आपको बताता रहा हूं कि कोर्ट में जो चीज़ें होती हैं वो प्रूफ पे चलती हैं। और आप लोगों ने अगर पूरी हियरिंग को देखा है, हम भी चैनल पे लाइव थे, एंड उसके साथ में अगर आप लोगों ने पूरी हियरिंग को अच्छे से सुना है, तो आपने चीफ जस्टिस साहब के बोले हुए कुछ वर्ड्स पे अगर ध्यान दिया हो, तो वो बार बार कहते रहे कि सॉलिसिटर जनरल हो या फिर हुड्डा जी हो, वो बार बार क्वेश्चन मार्क 2-3 चीज़ों को करते रहे कि आप क्या फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, क्या स्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि कोर्ट में बातें बहुत सारी हो सकती हैं, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है, बट एट द एंड ऑफ द डे वहां पे एडमिसिबल, यानी कि कोर्ट मानेगा उसी चीज को जिस चीज का लीगल नेक्सस के हिसाब से, और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो एविडेंस की वैलिडिटी होगी, जो फैक्ट्स की वैलिडिटी होगी, और जो एक्सेप्टेबल होगा किसी एक पक्ष पे कोर्ट का फैसला सुनाने को, कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर पाए वो चीज़। तो एग्जैक्टली वही चीज़ जैसा कि आपने कल की हियरिंग का लास्ट पार्ट जो था, वहां पे रीनीट वाले पक्ष का पलड़ा भारी होते हुए दिखा, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब इस बात से थोड़ा सा कन्विंस दिखे कि 3 तारीख के पहले भी पेपर लीक होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम दूसरे ट्वीट पे आते हैं। 2 चीज़ें थी, गोधरा में जो पेपर लीक हुआ था,
उसको लेके साफ डिनायल दिखा कि गोधरा वाला पेपर लीक तो रोक भी दिया गया था। एनटीए की तरफ से बहुत सारा रेस्ट्रेंट दिखा, जिसको रेस्ट्रेंट बोल सकते हैं या फिर रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, डेटा पब्लिश करने को लेके। तो डेटा पे बात हम अगले सेकेंड हाफ में करेंगे वीडियो के। फिलहाल जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया एनटीए को कि आपको सारे बच्चों का डेटा सेंटर वाइज और सिटी वाइज पब्लिश करना होगा, तो वो थोड़ा सा तिल मिलाते हुए दिखे, थोड़ा सा पैनिक दिखा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी के चेहरे पे, और वो बार बार इस चीज़ को रेजिस्ट करने लगे। ये बोलने लगे कि डेटा देंगे तो स्टूडेंट्स का हार्म हो सकता है, कोचिंग सेंटर्स के पास में डेटा पहुंच सकता है। तो ये सारी बातें तो मुझे बिल्कुल ही इनवैलिड लगी, क्योंकि सबको पता है कि स्टूडेंट्स का डेटा बिक जाता है। इनफैक्ट आप खुद ही लोग एग्जाम दे के आते ही बहुत सारी वेबसाइट्स पे अपना डेटा जो है डाल देते हैं, रैंक वगैरह प्रेडिक्ट करने के लिए, कॉलेज प्रेडिक्ट करने के लिए। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था कि किस तरीके से काउंसलिंग फ्रॉड को अंजाम मिलता है, क्योंकि वो वेबसाइट्स आपका डेटा बेच देते हैं अनऑथराइज लोगों को, अनऑथेंटिक लोगों को। किसी भी तरीके का डेटा वो जो है वो ऐसे लोगों को दे देते हैं बस जहां से उनको पैसे कमा सकें वो डेटा से। और वो एजेंट जो है फ्रॉड करते हैं, आपको अलग अलग तरीके की कॉल्स करते हैं। एक चीज़ बीच में बताना चाहूँगा, हमने डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ जाके डिटेल्स को चेक करिएगा, फ्री प्रेडिक्टर 2.0 लॉन्च किया है, जिससे लगभग 930 बच्चों का फ्री एक्सपेक्टेड कॉलेज का रिपोर्ट हम जनरेट कर चुके हैं। 95% एक्यूरेसी से प्रेडिक्टर पिछले साल के राउंड 3 के डेटा के बेसिस पे रिपोर्ट जनरेट करता है। साथ में उन कॉलेजेस का जो मैक्सिमम एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल जा सकता है वो भी दिखाता है। प्रेडिक्टर खाली ऑल इंडिया कोटा के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए है। तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में कैसे प्रेडिक्टर यूज करना है उसकी एक छोटी सी 2 मिनट की वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद में उसको देख लें एंड गूगल फॉर्म भर दें। अगले सेशन में आपका फॉर्म का जनरेशन होके आप वहां पे लाइव सेशन में आके देख सकते हैं, सारा डिटेल्स वहां पे मेंशन्ड है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया भी था, डेटा को लेके बात करेंगे, जो डेटा पब्लिश होने की बात की गई है और जो अभी एनटीए ने बेल शेप कर्व पब्लिश किया है, जिसको लेके कंट्रोवर्सी भी हुई। आईआईटी मद्रास ने उसका एनालिसिस किया और आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर ने उसका रिफ्यूट किया। तो जब कोर्ट में ये बात आई तो चीफ जस्टिस साहब ने एक बात बोली कि अगर आपके पास में कोई सॉलिड प्रूफ है तो हमें बताइए, आप आईआईटी जैसे एमिनेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर डायरेक्ट ब्लेम नहीं लगा सकते हैं। तो यही चीज़ मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था कि कोर्ट में खाली आपको क्या लग रहा है इससे मैटर नहीं करता है। बेल शेप्ड कर्व को लेके काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी महान महान हस्तियों की एक्सपीरियंस लोगों की टिप्पणी उस पर आई, जहाँ पे ये पता चला कि वो डेटा गलत भी हो सकता है या फिर उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई है। बट एट द सेम टाइम आपको ये समझना होगा, मैंने पहले भी कहा था कि जिस तरीके की बातें सुनने में आ रही हैं इन टॉपिक्स को लेके कि कॉल्स पे 1-1.5 महीने पहले पेपर की बुकिंग हो रही थी, पेपर बेचने की बातें की जा रही थी, तो यहाँ पे 2 फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो 2 फैक्टर ये हैं कि पहली बात तो हर बच्चे को पूरा 180 क्वेश्चन का पेपर देना इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसा कि आपको लग रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे जो कि स्पेशली रीनीट के पक्ष में हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि टॉप 1000 में या टॉप 10,000 में या टॉप 5000 में तो बस वही बच्चे हैं जिनको लीग पेपर मिल गया है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड कल चीफ जस्टिस साहब ने भी इस बात को कोर्ट में कहा that the idea of somebody doing is not to make the national carried of the NEET exam. People were doing it for money. Therefore, anybody who is making money out of it won't circulate it mass scale. तो यहाँ पे जो है, जो नो रीनीट वाले पक्ष का पलड़ा है वो थोड़ा सा भारी होते हुए दिखा। टेक्निकली इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि डेटा के थ्रू ट्रेसेस मिल पाना, ऐसा पर्सनली मेरा ओपिनियन है कि मुश्किल है। कल भी जो डेटा आएगा उसके थ्रू भी ट्रेसेस मिल पाना इस चीज़ के थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे परसीव किया जा रहा है, और मेरा मानना यह है कि ये एक प्रोफेशनल क्राइम था जिसको बहुत ही बड़े सेटअप के अंतर्गत बहुत ही प्लानिंग से अंजाम दिया गया। और एग्जैक्टली इसी चीज़ को इस तरीके से कोर्ट ने भी आइडेंटिफाई किया। देखिए, जो थीफ का गिरोह है, जो पेपर लीक का गिरोह है, जो भी वो लोग ये काम कर रहे हैं, चाहे उसमें कोई भी इन्वॉल्व हो, वो हर साल इससे पैसा कमाना चाहेंगे। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि ये मुद्दा बाहर आए, पेपर लीक का मुद्दा बाहर आए। हर साल वो इस तरीके से पैसा कमा के बेनिफिट लेते हैं। हमें अब ऐसा भी परसीव हो रहा है कि पिछले सालों में भी पेपर लीक होता रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि ये चीज़ें हर साल होती हैं, पर जैसा कि कहावत के अंतर्गत कहा जा रहा है कि इस बार आटे में नमक नहीं, नमक में आटा मिल गया है। तो आपको पहली चीज़ ये चीज़ समझनी होगी कि पेपर लीक जो था वो बहुत प्रोफेशनल था। वो बच्चे कहीं पे भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो, ऐसा बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, जिस तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग सामने आई थी जिनका जिक्र हुआ था, उसको लेके ये बात आपको समझनी होगी कि किसी
बच्चे का जिसका 600 नंबर आ रहा है, जिसका 550 नंबर आ रहा है, उसका तो काम 40-50 क्वेश्चन में भी चल सकता है। और जिस बच्चे का 580 नंबर आ रहा है, उस बच्चे के अंदर इतनी कैपेबिलिटी तो है कि वो आधे घंटे के अंदर छोटे से सिंपल क्वेश्चंस के आंसर्स को देख के उनको रिटेन कर पाए। तो ये दो चीज़ें थी। अगर पेपर अलग अलग स्टेट में बेचा जा रहा है, अलग अलग कैटेगरी के बच्चों को बेचा जा रहा है, जिस तरीके की कॉल रिकॉर्डिंग सामने निकल के आई, वहाँ पे ये दिखा कि पेपर सेल करने वालों को कट ऑफ के भी आइडिया थे। वो बच्चों से बोलते दिखे कि आप इतना मार्क्स आपका आ जाएगा, आपका टेस्ट में इतना मार्क्स आ रहा है तो आपको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक ये चीज़ आइडेंटिफाई करने वाली है कि हाईली प्रोफेशनल क्राइम था झारखंड में पेपर लीक होना, पटना में पेपर का आना। ये चीज़ तो चीफ जस्टिस साहब ने भी बोला कि इतना कम समय में कि सुबह सुबह पेपर लीक हो पॉसिबल नहीं है। तो 3 तारीख से 5 तारीख तक तो पेपर बैंक की कस्टडी में था, जैसा कि कोर्ट में डिस्कस किया गया। पर 24 या 28 तारीख से 3 तारीख तक जब पेपर का ट्रांसपोर्टेशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस से या जहां से भी, उस दौरान पे पेपर जो था वो प्राइवेट एजेंसीज के हाथ में था और जो एसओपीज होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। अगर ये स्टैब्लिश हो जाता है, नरेंद्र हुड्डा जी इस चीज़ को स्टैब्लिश कर देते हैं, तो रीनीट का पलड़ा वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भारी हो जाएगा। क्योंकि जिस तरीके के फैक्ट्स निकल के आ रहे हैं कि जो क्वेश्चन पेपर था उसको ऑटो रिक्शा में या फिर ई रिक्शा में ट्रांसपोर्ट किया गया, उस पर सॉलिसिटर जनरल साहब ने टिप्पणी की कि नहीं ऐसा नहीं था, हम पूरा जीपीएस से ट्रैक कर रहे थे, जगह जगह पे सिक्योरिटी चेक था। तो ये तो बहुत ही आउट ऑफ द स्टैंडर्ड है। हम टैक्स पेयर्स इतना पैसा डिपॉजिट करते हैं, देश का इतना डेवलपमेंट हो रहा है, नेशनल लेवल के इतने इंपॉर्टेंट एग्जाम की ये मौकरी है कि पेपर के क्वेश्चन पेपर हो चाहे ओएमआर हो, वो ई रिक्शा में बिना किसी सिक्योरिटी के प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। तो वहाँ पे वो एक क्वेश्चन मार्क जनरेट करता है। और जो टेलीग्राम की वीडियो वाली बात थी जिसको नरेंद्र हुड्डा जी ने कोर्ट में रखा कि एनटीए का दावा ये गलत है, अब उसके ऊपर आगे क्या होता है, क्योंकि उसको लेके कोर्ट ने कोई खास टिप्पणी नहीं की है और फॉरेंसिक जांच की दोबारा आदेश नहीं दिया है कि वो जो वीडियो है टेलीग्राम के ऊपर वो एडिटेड है या नहीं है। अगर वो प्रूफ हो जाता है और साथ में ये प्रूफ हो जाता है कि पेपर जो है 3 तारीख या फिर उसके पहले लीक हुआ है, तो पेपर के लीक को वाइड स्प्रेड माना जाएगा, अदरवाइज पेपर के लीक को वाइड स्प्रेड नहीं माना जाएगा। तो 22 तारीख को भी चाहे जितने भी मुद्दों के ऊपर सुनवाई हो, ये चीज़ को समझना ज़रूरी है कि 2-3 चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा टोटल जो फाइनल जजमेंट होगा। वो चीज़ें ये हैं कि क्या जो बच्चे टेंटेड हैं उन बच्चों को अनटेंटेड बच्चों से सेपरेट करना पॉसिबल होगा या नहीं होगा, इसका एविडेंस मिले ना मिले। क्योंकि एविडेंस तो आप सभी को पता है कि एनटीए, यूनियन गवर्नमेंट और सीबीआई टोटली एक तरफ हैं। वो साफ साफ चीफ जस्टिस के कहने पे भी बार बार इस चीज़ को नकार रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, बार बार यही कहते हुए दिख रहे हैं। जबकि कोर्ट की तरफ से उनको चेतावनी भी दी गई, बार बार यही कहते हुए दिख रहे हैं कि पेपर ब्रीच हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। तो रीनीट वाले पक्ष के लिए एविडेंस जुटाना, तो क्योंकि उनके हाथ में कोई एजेंसी नहीं है जो कि इस चीज़ के ऊपर जांच कर सके। कोर्ट ने बिहार की जो एफआईआर थी उसको बताया है, उसको सीक किया है अगली हियरिंग के लिए। बट देन एफआईआर एक बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी के स्टेटमेंट को बताता है, उसको एविडेंस के फॉर्म में एडमिसिबल उसका होना, बस वहाँ पे फैक्ट्स निकल के आ जाएंगे, बस उसको एविडेंस मांगना गलत है। जो रीनीट की पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड कर रही है पेपर के वाइड स्प्रेड लीक को लेके। क्योंकि अगर पेपर का लीक वाइड स्प्रेड है तो ये माना जाएगा कि जिन बच्चों को पेपर लीक से बेनिफिट हो चुका है उनको आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और उस केस में चीफ जस्टिस साहब का क्लियर कमेंट था इस चीज़ को लेके कि रीनीट का इंस्ट्रक्शन हम दे देंगे। बहुत ही शॉर्ट तरीके से बहुत ही अच्छी सुनवाई थी, अगर आपने अच्छे से ध्यान दिया हो, बहुत ही डिटेल सुनवाई थी और बहुत ही क्रिस्प पॉइंट, 2-3 सेंट्रल पॉइंट्स के ऊपर ये पूरा डिस्कशन डिपेंड कर रहा है। क्योंकि लीगल सिस्टम में इस चीज़ का क्राइटेरिया ही यही होता है कि आप जो हैं लीगली जो बेंचमार्क डिस्कशन है, मतलब अगर इस तरीके का कोई केस पहला हुआ है, जैसा आप सभी को पता है कि 2015 में नीट का एग्जाम दोबारा कंडक्ट कराया गया था, पेपर लीक हुआ था, तो उस डिसीजन से इस डिसीजन को कंपेयर किया जाएगा। यहाँ पे वहाँ पे जो बेंचमार्क दिए गए थे कि सेपरेशन जो है पॉसिबल नहीं है टेंटेड बच्चों का, अगर वो यहाँ पे प्रूफ हो पाता है तो रीनीट के इंस्ट्रक्शन 22 तारीख को आ सकते हैं। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ज़्यादा गैप नहीं लगा है, तो ज़्यादा एंग्जाइटी में मत जाइए, इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। यहाँ पे ईओयू की रिपोर्ट, पुलिस की एफआईआर, बाकी सारे मुद्दे बहुत कम मैटर करते हैं। क्योंकि वहाँ से बस कहीं कहाई बात सुनी समझ में आएगी। आपको इस सेंटेंस से साफ समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी पक्ष हो, चाहे वो रीनीट का हो चाहे वो नीट का हो, उसको
कॉन्सेप्चुअली यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स के साथ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को कन्विंस करना पड़ेगा जो बात वो कह रहे हैं उस चीज़ को लेके। अब यहाँ पे 3 तारीख के पहले पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है, वो जो पेपर के ट्रांसपोर्ट का पूरा प्रोसेस था अगर वो कोर्ट में डिस्कस होता है तो उस पर डिपेंड करेगा। तो कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट पे आके कि आपकी जो नेक्स्ट हियरिंग है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी और वहाँ पे आप हियरिंग के दौरान इन चीज़ों पे फोकस करेंगे कि पेपर लीक वाइड स्प्रेड था या नहीं, पहली चीज़, और वाइड स्प्रेड कैसे होगा अगर पेपर लीक 3 तारीख के पहले यानी कि बैंक की कस्टडी में पहुंचने से पहले पेपर किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हुआ, वो किन किन हाथों में था। ठीक है, तो ये फैक्ट से, कोर फैक्ट से, बाकी चीज़ों का इस सुनवाई में या फिर किसी भी प्रोसेस में, कोई न्यूज़ में मेरे हिसाब से कोई मतलब नहीं है। इन पॉइंट्स पे आपको फोकस करना है। और बाकी टिप्पणी ये देना चाहूँगा, सभी बच्चे परेशान हैं, मैं इस चीज़ को लेके अग्री करता हूँ, बट आपको ये समझना होगा कि जब मैंने कहा कि रीनीट होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है, किसी ने भी कहा, तब भी बच्चे नहीं पढ़ रहे थे। और जो नो रीनीट वाला पक्ष है वो भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहा है, वो अपनी स्ट्रगल में इस चीज़ को, ओपिनियन जिनका लेके है वो उसमें जुटे हुए हैं। तो पढ़ाई के लिए आपको कितना वक्त मिलेगा, सबको बराबर मिलेगा अगर रीनीट होता है। बहरहाल 2-3 दिन इतना पैनिक का समय है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बस यही कहूँगा कि इस चीज़ को ओवर थिंक मत करिए, क्योंकि फिर से वही चीज़ कहूँगा जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अब आगे क्या हो सकता है। तो आपने देखा कि बिल्कुल आधे घंटे में लास्ट में हियरिंग पलट गई और उसको आप बहुत ज़्यादा रीच करने की कोशिश करेंगे तो कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। नतीजा उसका कोर्ट में ही निकलेगा 22 तारीख को। तो डिसीजन ढूंढने की कोशिश मत करें, बस फैक्ट्स को समझने की कोशिश करें। अब आते हैं अगले पार्ट पे। जैसे ही कोर्ट की तरफ से ये इंस्ट्रक्शन दिया गया कि एनटीए सारे बच्चों का डेटा पब्लिश करे, मेरे पास में बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आई, बहुत सारे पेरेंट्स की क्वेरी आई कि सर अब कोर्ट ने ऐसा बोल दिया है कि सारे बच्चों का डेटा पब्लिश कर दें, तो क्या स्टेट की रैंक पता चल जाएगी। तो आपको 2-3 चीज़ें बेसिक सी समझनी होंगी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। एक तो इस एनालिसिस को भी मैं आपको बताऊंगा, एक फाइल बस मैं खोलना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए स्टेट की जो मेरिट रैंक होती है वो कुछ इस तरीके से सभी स्टेट में मेरिट रैंक पब्लिश होती है, यानी कि जितने बच्चों ने स्टेट काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया उनका डाटा पब्लिश होता है, उन बच्चों को स्टेट की रैंक दे दी जाती है कि स्टेट में उनका इतना इतना रैंक है। अब क्या होता है, दो चीज़ों को बेसिकली समझिए। पहली चीज़ तो ये कि कोर्ट ने जो डेटा पब्लिश करने को बोला है वो हमें देखना होगा कि किस फॉर्म में डेटा आ रहा है। और वहाँ पे एक फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेजर 2-3 स्टेट्स हैं जैसे कि यूपी हो गया, बिहार हो गया, सॉरी यूपी हो गया, राजस्थान हो गया और दिल्ली हो गया। ये 3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे बच्चे बाहर से भी कोचिंग करने आते हैं, कोचिंग करने के लिए रुकते हैं, तो कई बार पेपर भी उसी स्टेट में दे सकते हैं। स्पेशली दिल्ली और राजस्थान 2 ऐसे रीजन हैं जहाँ पे बहुत सारे बच्चे तैयारी करने के लिए आते हैं। तो सेंटर, जिन बच्चों ने, अगर सेंटर वाइज डेटा पब्लिश होता है, रैंक का डेटा पब्लिश होगा नहीं होगा ये नहीं पता है, सेंटर वाइज अगर मार्क्स या रैंक का डेटा पब्लिश होता है तो वहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा कि वो बच्चा अगर दिल्ली में जिसका सेंटर था वो दिल्ली का डोमिसाइल होल्डर था या नहीं था, या यूपी का डोमिसाइल होल्डर था, या हरियाणा का डोमिसाइल होल्डर था, या फिर कहाँ का डोमिसाइल होल्डर था। क्योंकि दिल्ली एनसीआर में भी काफ़ी सारे बच्चों का पेपर होता है और राजस्थान में आपको पता है कि कोटा होने की वजह से काफ़ी सारे बच्चे तैयारी करने जाते हैं। तो दो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। जब डेटा पे बात होती है तो डेटा जो होता है अगर उसमें 10-15%, 20% भी डेटा मिसिंग है तो बहुत ज़्यादा एरर बढ़ जाएगा। और एस्टिमेट करना, क्योंकि आप लोग किसी छोटी सी चीज़ से भी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। अच्छा सर एनटीए डेटा पब्लिश कर देगा तो पता चल जाएगा ना, कट ऑफ पता चल जाएगा ना कि ऑल इंडिया का कट ऑफ क्या जा सकता है, स्टेट का कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इस तरीके से नहीं हो सकता है, कितना भी डेटा हाथ में निकल के आ जाए एक रफ एस्टिमेट ही लग पाता है। एक्चुअल जो क्लोजिंग कट ऑफ होगा वो पूरी काउंसलिंग प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि एक एक करके जो राउंड्स होते हैं, ऑल इंडिया राउंड 1, स्टेट राउंड 1, वो किस तरीके से चलते हैं। तो एंडिंग कट ऑफ जो प्रिडिक्ट किया जाएगा उस पे 5% का अंतर, पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा वो आएगा ही आएगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे कि सीट ब्लॉकिंग, किस स्टेट के बच्चे हाई हैं। अब दूसरी चीज़ कि अगर उस डेटा से हमें पता चल जाता है तो 2 मेजर स्टेट जो कि ऑल इंडिया कोटा के कट ऑफ को इफेक्ट करते हैं, उनके मेरिट के पिछले 2 साल के कंपैरिजन का हम डिस्कशन करेंगे और आपको बताएंगे कि इस साल 2 पॉसिबिलिटीज़ में से अगर हमें पता चल जाता है कि कौन सी पॉसिबिलिटी है तो क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, आप किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूपी को लेके। बहुत देर से बोल रहा हूँ, सॉरी।
तो देखिए, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। इस चीज़ को काफ़ी टेक्निकल है, तो ध्यान से समझने की और धैर्य से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत ही आराम से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जब हम मेरिट लिस्ट का एनालिसिस करते हैं तो जो स्टेट मेरिट रैंक होती है उसको 200, 500, 400 जिस भी तरीके के एक ग्रुप बना के एक ग्रुप के बैंड में जितने बच्चे आ रहे होते हैं उस तरीके से हम एनालिसिस करते हैं और एक एक कैटेगरी का ये एनालिसिस होता है। तो अगर आप चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आपको पता है कि मैंने जो लास्ट टाइम यूपी की स्टेट मेरिट आने पे जिस तरीके से प्रिडिक्ट किया था कि जनरल का कट ऑफ जो है थोड़ा सा गिरेगा 2023 में और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ जो है और थोड़ा सा बढ़ सकता है या फिर 2022 के इक्वल रह सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। मैंने काफ़ी सारे लाइव सेशन में वो वीडियो भी दिखाया है जिसमें मैंने वहाँ पे प्रिडिक्ट किया था, ऑन स्पॉट प्रिडिक्ट किया था। तो यहाँ पे पिछले 3 साल का डेटा है। अगर आप ये देखेंगे, इसकी टेक्निकलिटी को भी मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें आप देखिए 1 से 500 रैंक में पिछले 3 सालों में 2021 में यूपी के जनरल कैटेगरी के 252 बच्चे थे, 2022 में 232 बच्चे थे और 2023 में 272 बच्चे थे। अगर हम स्टेट रैंक से ऑल इंडिया रैंक का रिलेशन देखें तो जिसकी रैंक 500 थी उसका 2021 में 5888 रैंक था, 2022 में 5977 था और 2023 में 56310 था। तो ये हमें दर्शाता है कि 5000 रैंक तक यूपी का जो परफॉर्मेंस है वो ऑल इंडिया लेवल पे 2021 से 2023 में लगातार डिक्लाइन हुआ है, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक जो 500 स्टेट मेरिट रैंक पे थी वो गिरी है। बट एट द सेम टाइम अगर हम बात करें टॉप के 500 रैंक में, जब ज़्यादा बच्चे होते हैं तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चों को ऊपर के एम्स में, दिल्ली के कॉलेजेस में या फिर ऑल इंडिया के कुछ और टॉप कॉलेज में यूपी के बच्चे खाली केजीएमसी के लिए छोड़ते हैं तो वहाँ पे एडमिशन मिल जाता है। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लास्ट बैंड को देखेंगे तो, और अगर टोटल को देखेंगे 2500 स्टेट मेरिट तक, जहाँ तक लगभग 2300 से 2500 के बीच में यूपी में पिछले 3 सालों से कॉलेज मिलता आ रहा है स्टेट मेरिट पे। जब मैं आगे वीडियो बनाऊंगा तो इसको बिल्कुल एक्यूरेट एनालिसिस करेंगे और ये आपको मैक्सिमम ऑल इंडिया रैंक का जो कॉलम है वहाँ पे दिख जाएगा, क्योंकि कट ऑफ से भी रिलेट हो रहा है। लास्ट ईयर यूपी के स्टेट कोटा के राउंड 1 से जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था 20,936 के आसपास था और आप देख सकते हैं कि हमारे एनालिसिस के हिसाब से भी जो 2500 स्टेट मेरिट पे ऑल इंडिया रैंक थी लास्ट ईयर वो 21,153 थी। अगर आप टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को देखेंगे 2500 स्टेट मेरिट रैंक तक तो 2021 में 1015 थे, 2022 में 956 थे और 2023 में 1044 बच्चे थे। तो मैं हमेशा ये वीडियो में कहता आ रहा हूँ, जैसे कि इस बार इस तरीके से काफ़ी सारे चैनल्स या फिर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म पे एक गलत इन्फॉर्मेशन पर फर्निश की जा रही थी कि इस बार यूपी में बच्चे कम होंगे तो यूपी में ज़्यादा रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा। तो बड़े डेटा सेट पे इतना आसानी से चेंज नहीं आता है और डेटा की जब बात होती है तो वहाँ पे एक्यूरेसी का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए। 10% का जो एरर है वो बहुत ज़्यादा फर्क डाल देगा। यहाँ पे ये फैक्ट क्लियरली आपको स्टैब्लिश होते हुए दिख रहा है कि लगभग बराबर बच्चे थे पर ऑल इंडिया रैंक गिरी। 2023 में जनरल कैटेगरी की स्टेट कोटा से सीट्स उतनी की उतनी थी। उसका सिंपल सा कारण था कि अगर आप देखेंगे 1000 स्टेट मेरिट तक 2023 में जनरल कैटेगरी के जो परफॉर्मर्स थे वो थोड़े से ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू पिछले 2021 से और 2022 से देखें। यानी कि जो टॉप लेवल में यूपी के बच्चे हैं वो इंक्रीज हुए हैं, बट ओवरऑल ऑल इंडिया के मेरिट में यूपी के बच्चे डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं, जिसकी वजह से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गिरा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाता हूँ, जो आपका आर्ग्यूमेंट हमेशा आता है कि सर लास्ट ईयर तो इस रैंक तक मिल गया था, इस ईयर इस रैंक तक नहीं मिल पाएगा क्या। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेट की परफॉर्मेंस कैसे रहती है, इसलिए आप लास्ट ईयर के कट ऑफ को बेंचमार्क मान के नहीं चल सकते हैं। काफ़ी वेरिएशन आ सकता है। अगर यूपी के जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी के एंडिंग कट ऑफ की, क्लोजिंग कट ऑफ की बात करें तो वहाँ पे लगभग जो वेरिएशन आना दिखेगा वो आपका 2000 रैंक का वेरिएशन आता हुआ दिख सकता है। अब एनालिसिस करते हैं, अगर हम राजस्थान के स्टेट मेरिट रैंक की बात करते हैं तो 2022 से 2023 में आप क्लियर डिफरेंस देख सकते हैं। क्या डिफरेंस आप